नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी महाराष्ट्र की, क्योंकि अब की बार महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भले ही 3 महीने के बाद हो, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से ही तेज हो चुकी है। चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी भी जोरों पर है। इस सब के बीच लोकसभा चुनावों में 30 सीटें जीतने के बाद महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं और एमवीए राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों यानी कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को उनके अपने ही गढ़ में उलझाने का प्लान बना रही है। तो साथ ही शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के कई विधायक उद्धव ठाकरे और शरद पवार के संपर्क में हैं, यह दावा किया जा रहा है। इधर महायुति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सीट बंटवारे की। यही तमाम वजहें हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासी हलचल यह कहने को मजबूर कर रही है कि इस बार महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। ये कह पाना मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल अजित पवार के सामने खड़ी है। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई विधायक पाला बदलना चाहते हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन अजित पवार गुट के 5 से 6 विधायकों ने एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक अजित पवार के 18 से 19 विधायक शरद पवार के संपर्क में। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का कहना है कि बीजेपी ने अजित पवार के साथ खेला कर दिया। दादा के साथ खेला हो गया। अभी अगर आप देखें तो शिंदे साहब के साथ भी आगे जाते जाते वही होगा, क्योंकि बीजेपी कभी भी लोक नेता को लोकशाही में जिंदा नहीं रखता। कहाँ पे भी उनकी ताकत कम करने का प्रयास करते हैं और खुद की ताकत बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। कि अजित दादा का जो पक्ष है उनको बीजेपी शायद सीट नहीं देगी, 20-22 सीट देगी। और दूसरी बात, उनका जो मतदार है उसका बंटवारा करने के लिए अजित दादा को बोला जाएगा कि आप अलग लड़ो। आगे जाके अगर जो सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं उनका जो सिंबल है वो जब सीज हो जाएगा तो अजित दादा के पास ऑप्शन नहीं रहेगा बीजेपी के चिन्ह पे लड़ने का। लेकिन ये जो चल रहा है ये विधानसभा को ध्यान में रखते हुए और एक एडजस्टमेंट चल रहा है कि अगर अलग लड़े तो वोटों का बंटवारा होने के बाद बीजेपी को फायदा होगा क्या। वो अगर होगा तो अजित दादा अलग लड़ेंगे, नहीं होगा तो अजित दादा साथ में लड़ेंगे। मतलब अजित दादा का पार्टी का उपयोग बीजेपी के हिसाब से वो कर रही है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में अजित पवार को जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से क्लीन चिट मिली थी उसका ईडी ने विरोध किया और अब ईडी ने ईओडब्ल्यू के क्लीन चिट का विरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी दोनों उप मुख्यमंत्री को उनके ही घर में घेरना चाहते। अजित पवार के सामने शरद पवार उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार को उतारकर मात देना चाहते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को उनके ही विधानसभा क्षेत्र में घेरने की तैयारी, ताकि दोनों नेता बाहर प्रचार न कर पाए। लेकिन एनसीपी अजित गुट के नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि अजित पवार बड़े नेता हैं, उनकी क्षेत्र में पकड़ है, सामने कोई भी आ जाए। अजित दादा बारामती में एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। लोकसभा में शायद हम कम गिर गए, लेकिन विधानसभा में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। साहब के साथ खाली योगेंद्र नहीं घूमते हैं, और भी उनके जो 2-3 पोते हैं वो भी साथ में लेके साहब घूमते हैं। तो अच्छा है, एक सीनियर नेता है पवार साहब, तो उनसे तजुर्बा लेने के लिए अगर ये जोगेंद्र वगैरह कोई नए लड़के आते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई विधानसभा पे फर्क नहीं गिरने वाला। विधानसभा में रिकॉर्ड ब्रेक लीड वोटों से जीत के दादा आएंगे, और जिसको जो कोई चाहता है कि पूरा वो मिट्टी में मिल जाए वो उनके अगेंस्ट खड़ा रहे। दिल्ली में चल रहे संसद सत्र में शामिल होने पहुंचे एनसीपी नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एनडीए की ताकत है। बीजेपी और एनसीपी हमेशा साथ थे और किसी भी तरह के अलगाव की खबरें बेमानी है। एनडीए मजबूत है, महाराष्ट्र में उसको महायुति कहते हैं, वो मजबूत है। और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में तीनों पार्टियां मिलकर अच्छे तरह से एक दूसरे के साथ सीटों का भी समझौता करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ये केवल एक भ्रामक प्रचार हमारे विरोधकों को ये करने का कुछ मौका मिला तो इसलिए ये शुरू कर दिया।
मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एनडीए मजबूत है, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में फिर से महायुति की हमारी सरकार वापस सत्ता में आएगी। पर आपको दुख हुआ होगा जब आपके नेता को कहा गया कि ये बैगेज है, इनको लेने से हार हो गई। ऑर्गेनाइजर आपने भी पढ़ा होगा। आप एक कुछ किसी पार्टी के एक नीचे के स्तर पर कोई बैठक में किसी ने कोई चर्चा की हो, उसका आप यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं बना सकते। सुबह ही अमित शाह साहब का उनका फोन था और उन्होंने कहा कि भाई ये सब बेबुनियादी बातों पे कहीं मत जाइए, हम सब लोग मिलकर आगे महाराष्ट्र के चुनाव में मिलकर काम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ मजबूत गठबंधन है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने यह तय कर लिया है कि तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में बात नहीं बन पा रही। संजय राउत का कहना है कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, तो दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पर पत्ते नहीं खोले जाने की भी आवाज उठ रही है। महाविकास में मतभेद होते हैं। एक परिवार में जब लोग रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता, कोई कलह नहीं होती। हमारे महाविकास आघाड़ी में 288 विधानसभा है, तीनों दल में बहुत अच्छी सहमति है। खास करके आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुलह होती है, कलह होती है महायुति में। वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर पेंच फंस रहा है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में 90 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों ही पार्टियों को इतनी सीटें मिलती हैं तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। जागों का जो बंटवारा है वो हमारे नेते करेंगे। जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित दादा बैठ के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। उनके पार्टी के लोग कतार में हैं, हमारे संपर्क में है, तो आप ये चिंता मत करो कि हमारे वहां जा रहे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ रहे। इस बीच विधान भवन के लिफ्ट के पास उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात भी चर्चा का विषय रही। चर्चा इस बात पर होती रही कि क्या दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आ सकती हैं। इस समय भाजपा को राज्य में उद्धव ठाकरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं। लिफ्टमध्ये मी आणि देवेंद्र फडणवीस एकत्र होतो। अनेकांना असं वाटलं असेल ते गाणं आहे ना, नाना करते प्यार, म्हणजे त्यांचा पाटोळ्यांशी काही संबंध नाही। नाना करते प्यार म्हणून तुम्हीच कर बैठे असं काही नाही आहे। ती एक योगायोगाने झालेली अनौपचारिक भेट होती आणि म्हटलं तर असं म्हणा, मगाशी कुठे दिनेश बोलले की भिंतीला कान असतात आणि लिफ्टच्या भिंतीला कान नसतात, त्याच्यामुळे तुम्ही एक चांगली सजेशन केली की यापुढे आमच्या गुप्त बैठका आम्ही लिफ्टमध्येच करू। साफ है, महाराष्ट्र की सियासत में एक नई रार शुरू होती दिख रही। सामने 24 का चुनाव है। इस बार लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा की सत्ता का सवाल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट पहले के मुकाबले थोड़ा बिगड़ा है और ऊपर से इसी साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का पारा भी अब बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों पर एक नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में भी 9 सीटें आई, तो वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली, तो अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई। महाराष्ट्र की रार 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही शुरू होती, क्योंकि एनडीए सिर्फ 17 सीट ही जीत पाया। यानी महाराष्ट्र के इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी तोड़फोड़ मची थी। शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी बंट गई, एनसीपी भी 2 टुकड़े हो गई, चाचा भतीजे के बीच पार्टी बंट गई, शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी बंट गई। पार्टी सिंबल को लेकर इन सभी के बीच तगड़ी जंग चली और 24 के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे से आगे उद्धव ठाकरे निकल गए। यही नहीं, अजित पवार को चाचा शरद पवार ने पूरी तरह से चित कर दिया और नुकसान बीजेपी को भी हुआ।
एनडीए में अब टारगेट पर एक सीट जीतने वाली एनसीपी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने महाराष्ट्र में छिड़े घमासान को नई हवा दे दी। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। बात अजित पवार की एनसीपी पर आई तो सामने आकर छगन भुजबल ने मोर्चा संभाल लिया और सीधे यूपी के नतीजों का आईना दिखा दिया। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में इसलिए भी सिर्फ टव्वल मची है क्योंकि एनडीए को महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में तो झटका लगा ही है, आगे यानी 3 महीने बाद महाराष्ट्र के चुनाव भी। बीजेपी के सहयोगी दल ये साबित करने में जुटे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने अकेले उन्हें झटका नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के 400 पार के नारे को ही हार की वजह बता दिया। एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि लोगों ने 400 पार के नारे के उलट विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा किया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है। एनडीए में मची एक खींचतान विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए खतरे की घंटी, तो विपक्ष को एक बार फिर उनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। After all, what was the reason for saying 400 par, and therefore saying that we have interpreted it wrong is not fair unless they explain to us why they said 400 par, when nobody would have imagined that they could get 400 seats. It's not us, but their own party people, their own party candidates and their own party leaders who said that we want to change the constitution. You can change the constitution with less than 400 as long as you have support of the opposition. भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है वो शिंदे की वजह से हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की। रार छिड़ी है। ऐसे में 2024 के चुनाव में पहले दोनों गठबंधन के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर पहले बात एनडीए के करते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट रहा 32%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 25% के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सीट जीती। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो 43% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 43%। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, सबसे ज्यादा 13 सीट जीती और स्ट्राइक रेट रहा 76%।